हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि गृह सज्जा क्या होती है, घर की सजावट कैसे की जाए कि वह देखने में अच्छी लगे। तो घर की सजावट अगर हम बहुत अच्छे से उसको बहुत ज़्यादा भर दे रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा पोस्टर लगा दे रहे हैं, या तो फटे पोस्टर का यूज़ कर रहे हैं, या तो घर में हम सजावट ही कर दे रहे हैं लेकिन बिस्तर वगैरह जो होते हैं वहाँ की बेडशीट वगैरह सही से नहीं व्यवस्थित तरीके से है, सामान व्यवस्थित तरीके से नहीं रखे हुए हैं, तो क्या है, घर जो है वह सुंदर नहीं लगेगा। सजावट का मतलब ये नहीं होता है कि हम मार्केट से पोस्टर लेके आएँ या तो कोई भी चीज़ फ्लावर लेके आएँ और घर में जगह जगह पर रख दें और घर सुंदर लगे। घर इस तरीके से भी, घर को व्यवस्थित तरीके से भी रखना घर की सजावट के अंतर्गत आता है कि जो भी सामान है वह सब सही व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं, यही घर की सजावट है। और घर की सजावट ऐसा हो कि वह देखने में सुंदर लगे, वह देखने में आकर्षक लगे। और क्या कि घर की सजावट ऐसा ना हो कि उसमें हम घर की सजावट कर रहे हैं और उसमें क्या है कि हमारे संसाधन बहुत ज़्यादा लग जा रहे हैं। मतलब जो साधन होते हैं, धन, समय और शक्ति, ये तीनों बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कम पैसे में, कम समय में और कम शक्ति में हम ऐसी सजावट करें जो देखने में अच्छी लगे। और अब पहले की जैसे जो है खिड़कियाँ वगैरह, हम जो भी सामान सजाएं उसको वो साफ़ करने में आसानी हो। कोई हम फ्लावर पॉट ले रहे हैं, वह क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क इस तरीके से पूरे पे ऐसे से वर्क बना हुआ है, इस तरीके से पूरे पे वर्क बना है, ये उभरी डिज़ाइन बनी हुई है। अब उसको साफ़ करने में दिक्कत होगी। लेकिन कोई भी चीज़ लीजिए वो देखने में अच्छा हो। अब फ्लावर ले रहे हैं तो फूल ऐसे लटका हुआ है, ये यहाँ पर इस तरीके से लटका हुआ है, वह देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा है। मतलब हर चीज़ एक सुव्यवस्थित तरीके से हो। इसके लिए घर की सजावट ऐसी होनी चाहिए कि वह देखने में अच्छा हो और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रखा हो। तो सजावट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि सजावट के सिद्धांत क्या होते हैं कि, और देखा कि हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे कि कोई बड़ा अगर फ्लावर पॉट है और बड़ा सा फ्लावर है तो उसको किस स्थान पे रखा जाए। गेट पे न रख दें या तो कहीं अलमारी है उस पर न रख दें। हम उसको जो बड़े सबसे ज़्यादा बड़े फूल होते हैं, फ्लावर पॉट होते हैं, उनको हम कहाँ रखते हैं, या तो कॉर्नर में रखते हैं या तो केंद्र में रखते हैं। तो इस तरीके से कि सजावट करते समय सजावट के बारे में, सौंदर्य के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से सजावट की जाए वह देखने में अच्छी लगे। जो धार्मिक सजावट होती है, और जब सजावट का ज्ञान रहेगा तो अगर आप धार्मिक सजावट कर रहे हैं तो धर्म को और जो धर्म है, पूजा पाठ को ध्यान में रखते हुए आप सजावट करेंगे। और अगर आप जैसे क्रिसमस की सजावट कर रहे हैं, आपको सजावट के बारे में ज्ञान है कि क्रिसमस का सजावट कैसे करना चाहिए, तो आप सजावट करेंगे। जन्माष्टमी वगैरह का सजावट, दीपावली का सजावट, हर तरीके की सजावट अलग अलग होती है। लेकिन अगर आपको सजावट के बारे में ही ज्ञान नहीं रहेगा तो आप सजावट अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सजावट जो होती है एक अनुपात, एक लय में भी होनी चाहिए कि जैसे अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हम बड़ा सा फ्लावर रख दे रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ से छोटा सा, फिर बड़ा सा, इस तरीके से रख रहे हैं, तो ये क्या देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और अगर इस तरीके से हम कोई पहले छोटा रखे, फिर उससे बड़ा रखे, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से सजावट करें तो ये देखने में अच्छा लगेगा। तो अब हम देखेंगे कि पुष्प सज्जा को क्या कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था। पुष्प सज्जा को क्या कहते हैं, पुष्प प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। पुष्प सज्जा को किसके नाम से, पुष्प प्रबंधन के नाम से जानते हैं। पुष्प प्रबंधन के नाम से जानते हैं, पुष्प विन्यास के नाम से जानते हैं। पुष्प विन्यास के नाम से जानते हैं। उसके बाद पुष्प सज्जा के बारे में हमने देखा था कि ये 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक परंपरागत पुष्प सज्जा, विदेशी पुष्प सज्जा, आधुनिक पुष्प सज्जा। कौन कौन सी, एक परंपरागत पुष्प सज्जा, और विदेशी पुष्प सज्जा और आधुनिक पुष्प सज्जा। आधुनिक पुष्प सज्जा, इसे क्या है, विदेशी पुष्प सज्जा को क्या कहेंगे, जापानी पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। और इसे लटकती हुई पुष्प सज्जा के नाम से भी जानते हैं। किससे,
पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। और परंपरागत को इसे रूढ़िवादी पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। और इसमें रंग और पुष्प को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किसको किसको? रंग को, पुष्प को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। दी जाती है। और ये क्या है, यहाँ पर जो होती है, यह यहाँ पर हल्के रंग के फूल प्रयोग किए जाते हैं। हल्के रंग के फूल प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ जो होती है लंबी, जापानी पुष्प सज्जा में लंबी टहनी का यूज़ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सजावट होती है वह किससे, कि जितनी लंबी टहनी होगी वह सीधे स्वर्ग तक जाएगी। और इसमें जो होती है कि यह सजावट इसलिए की जाती थी क्योंकि इनका मानना यह था कि आत्मा सदैव जीवित रहती है। सजावट इस कॉन्सेप्ट से ये लोग करते थे। तो परंपरागत सजावट क्या होती है, यह रूढ़िवादी पुष्प सज्जा होती है। रंग पुष्प जो होते हैं इसमें ज़्यादा महत्व दी जाती है। और यह सजावट जो होती है बदलती नहीं है जल्दी। जैसे आप देखिए, पहले जो होता था कोई पूजा पाठ में, अगर घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, जो दादी वगैरह होती थी, वो लोग क्या करती थी कि नहीं, इसमें इस तरीके से रंगोली, दीपावली में इसी तरीके से रंगोली बनती है, इसी तरीके से बनेगी। तो वह क्या होता है, वह लोग जल्दी परिवर्तन नहीं चाहते हैं। जो सजावट जैसी होती आ रही है वह सोचते हैं कि परंपरागत तरीके से उसी तरीके से सजावट होती रहे, वह उसमें ज़रा भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं। तो क्या है कि परंपरागत पुष्प सज्जा हुई। विदेशी पुष्प सज्जा को लटकती हुई पुष्प सज्जा या तो जापानी पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। और आधुनिक पुष्प सज्जा यह क्या होती है कि ये 20वीं सदी में इसे क्या कहते हैं, 20वीं सदी की पुष्प सज्जा कहते हैं। इसे 20वीं सदी की पुष्प सज्जा के नाम से जाना जाता है। यह परंपरागत और विदेशी का दोनों का मेल होता है। किसका? परंपरागत और का मेल होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 प्रकार की पुष्प सज्जा पढ़ी। कौन कौन सी? एक क्या, परंपरागत पुष्प सज्जा और विदेशी पुष्प सज्जा, और तीसरी होती है जो कि आधुनिक पुष्प सज्जा। आधुनिक पुष्प सज्जा अगर हम आपसे पूछें कि किसमें विदेशी और किस सज्जा में विदेशी और परंपरागत का मेल होता है, तो आप क्या बताएंगे कि आधुनिक पुष्प सज्जा में विदेशी और परंपरागत का मेल होता है। किस सज्जा को लटकती हुई पुष्प सज्जा के नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे कि इसका विदेशी पुष्प सज्जा को और विदेशी पुष्प सज्जा को और जापानी पुष्प सज्जा को किस नाम से जानते हैं हम? लटकती हुई पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। किसमें रंग और फूल को महत्व दिया जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि परंपरागत पुष्प सज्जा को में रंग और फूल को महत्व दिया जाता है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि जापानी पुष्प सज्जा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके कितने पार्ट हैं? 4 होते हैं। कौन से? रिक्का, सोका और मोरिबाना नाजीरे। जापानी पुष्प सज्जा के कितने पार्ट होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? रिक्का, सोका, मोरिबाना और क्या है? नाजीरे। ये कितनी हो गई? 4 प्रकार की पुष्प सज्जा हुई। कहाँ की? जापानी पुष्प सज्जा। तो जापानी पुष्प सज्जा कितने प्रकार की हुई? रिक्का, सोका, मोरिबाना, नाजीरे। अब हम रिक्का के बारे में पढ़ेंगे कि रिक्का क्या होता है। इसमें क्या होते हैं? पात्र लंबा और टहनी भी क्या होती है? इसमें लंबी होती है। टहनी लंबी।
इसमें क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं का मानना था कि जितनी लंबी टहनी होगी जितनी लंबी टहनी होगी वह सीधे स्वर्ग तक, मतलब वो भगवान तक बात तक जाएगी। तो हमने बताया कि ये इसमें पात्र लंबा, टहनी लंबी होती है। इनका मानना था, बौद्ध भिक्षुओं का मानना था, बौद्ध भिक्षुओं का मानना था कि जितनी लंबी टहनी होगी भगवान तक बातें उतनी आसानी से जाएंगी। तो हमने दिक्का के बारे में देखा कि इसमें पात्र लंबा होता है और टहनियाँ लंबी होती हैं। और बौद्ध भिक्षुओं का मानना क्या था कि जितनी लंबी टहनी होगी भगवान तक बातें जो होती हैं, क्योंकि भगवान ऊपर क्या है, ये क्या अभी हम इसको पढ़ेंगे कि जो ये वाली रेखा होती है वह स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। तो उनका मानना था कि ये जो होती है ये स्वर्ग प्रदर्शित करती है। तो जब ऊपर जो है, ये ऊपर क्या है, भगवान को प्रदर्शित कर रही है, स्वर्ग को प्रदर्शित कर रही है। जितनी लंबी टहनी होगी भगवान तक बातें हम उतनी आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या है कि रिक्का हो गई। अब हम शोका के बारे में देखते हैं। शोका क्या होता है, यह शोका, इसमें क्या होता है, इसमें सजावट जो होती है वह छोटी होती है। सजावट छोटी होती है। तो शोका के बारे में हमने क्या देखा कि सजावट जो होती है ये छोटी होती है, सजावट जो होती है उसकी छोटी होती है और यह टेबल पर की जाती है। टेबल पर की जाती है और क्या होगी कि लंबाई कम होगी और चौड़ा भी जो होता है, चौड़ा भी कम होगा। और शोका को क्या कहते हैं, 15वीं शताब्दी की पुष्पसज्जा के नाम से जानते हैं। 15वीं शताब्दी की पुष्पसज्जा, 15वीं शताब्दी की पुष्पसज्जा के नाम से जानते हैं। यह औपचारिक होती है। औपचारिक होती है। और मोरीबाना क्या होता है, इसमें क्या होता है कि चौड़े और उथले पात्रों का यूज़ करते हैं। उथले पात्रों नाजीरे में रिक्का की तरह लंबे पात्र यूज होते हैं। और फूल भी लंबी, टहनी लंबी। तो हमने क्या देखा कि जापानी पुष्पसज्जा जो होती है ये 4 होती है। कौन कौन सी, कि रिक्का, शोका और मोरीबाना, नाजीरे। रिक्का क्या होती है, इसमें पात्र लंबा होता है और टहनियाँ भी लंबी होती हैं। जो टहनी लंबी होती है ये क्या करती है, सीधे अब मतलब ऐसा मानना था इन लोगों का कि जितनी लंबी टहनी होगी उतनी आसानी से हम ईश्वर तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। और
भगवान तक बातें उतनी आसानी से पहुंचा पाएंगे। शो का क्या है, यह सजावट छोटी होती है और यह टेबल पर की जाती है, लंबाई कम होता है और चौड़ा भी कम होता है, ये बहुत छोटी सजावट की जाती है। मोरीबाना क्या होता है, इसमें चौड़े तथा उथले पात्रों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ये ऐसे पात्र, ये चौड़े और उथले पात्र का यूज़ करते हैं। और इसमें इस तरीके से फ्लावर वगैरह डाल दिए जाते हैं। तो क्या है कि चौड़े और उथले पात्र का यूज़ करते हैं और इसमें इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से पहले सजावट होती थी। और नाजीरे क्या है, नाजीरे की रिक्का की तरह जो होते हैं, इसमें लंबे पात्र यूज़ होते हैं, फूल भी लंबी होती है और टहनी भी लंबी होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको पढ़ा, क्या है, जापानी पुष्प सज्जा के बारे में। और अगर अब पूछ लिया जाए कि अगर फ्लावर बहुत लंबा है और बहुत लंबे फूल हैं और पात्र भी लंबा है तो उसकी सजावट हम कहाँ करेंगे? दरवाजे के पास बिल्कुल, या अलमारी पर, तो हम कॉर्नर में कहाँ पर करेंगे? तो इसकी सजावट या तो केंद्र में करेंगे और या तो कहाँ करेंगे, कॉर्नर में की जाती है। अब हम पढ़ेंगे इकेबाना और मोरीबाना। इकेबाना को पढ़ते हैं पहले। ये भी क्या है, एक प्रकार की पुष्प सज्जा है। इसे क्या होता है कि इकेबाना को हम जीवित फूल कहते हैं, जीवित फूल से जानते हैं। इकेबाना का अर्थ क्या होता है, जीवित फूल। यह एक प्रकार का जापानी शब्द है। इकेबाना कैसा शब्द है, जापानी शब्द है। और इसमें क्या होता है, 3 लाइनों का यूज़ होता है। कितनी लाइन? 3 लाइनों का यूज़ होता है। ठीक, अब हम देखेंगे 3 लाइनें कौन सी हैं। इस तरीके से होती हैं। पहली ये क्या है, पहली लाइन होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, क्या, सिन और सो हाइकी। यहाँ से पहले भी टीजीटी वगैरह में, टीजीटी में, नेट में क्वेश्चन फंस चुके हैं। अगर आप पेपर सॉल्व करते होंगे तो आप पेपर उठा के देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या है कि पहला जो होती है, ये जो सीधी है रेखा, ये क्या कहलाती है, ये, इसको क्या बोलते हैं, सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन बोलते हैं। ये रेखा क्या कहलाती है, सिन, जो कि कितने अंश, सिन जो होती है कितने अंश पे होती है, 90 अंश पे होती है। और सो जो होती है वो, सो ये यहाँ से जो होती है, ये बीच की रेखा होती है। ये क्या बताती है, मनुष्य को बताती है। तो ये सिन क्या बताती है, स्वर्ग को बताती है। किसको, स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। क्योंकि ऊपर जो होता है, ऊपर क्या है, स्वर्ग है। तो सिन क्या है, किसको प्रदर्शित करता है, स्वर्ग को। और ये कितने अंश के कोण पे होती है, ये 90 अंश पर होती है। और ये क्या है, तो इसका आधा, हाफ क्या हो गया, ये 45। तो सिन सो जो होती है ये 45 पर होती है। सो जो होती है ये 45 पर होती है। और ये किसको प्रदर्शित करती है, मनुष्य को। और ये क्या होती है, ये 75 अंश पर होती है। क्या, हाइकी। ये किसको प्रदर्शित करती है, यह पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। यह कितने अंश के कोण पे होती है, 75 अंश पे। तो जो ये किस पे प्रदर्शित होती है, 75 अंश पर होती है। और ये किसको प्रदर्शित करती है, पृथ्वी। तो हमने क्या देखा कि जो सिन होता है, सिन, ये 10 अंश का, इसमें 10 अंश का अंतर इधर उधर देखा जा सकता है। किसमें, सिन में। इसमें
10 अंश का अंतर इधर उधर देखा जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि इकेबाना के बारे में हमने पढ़ा। इकेबाना क्या है? यह एक जापानी शब्द होता है। क्या होता है? यह जापानी शब्द होता है। और इकेबाना का अर्थ क्या होता है? जीवित फूल। इकेबाना का मतलब क्या हुआ? जीवित फूल। और यह एक जापानी शब्द होता है। इसमें 3 प्रकार की लाइनें होती हैं। कौन कौन सी? शिन, सो, हाइकी। शिन कितने अंश के कोण पे होती है? शिन जो होती है वह 90 अंश के कोण पे होती है और 90 अंश पे प्रदर्शित होती है। और शिन सो जो होती है वह कितने अंश पे होती है? 45 पे। हाइकी जो होती है वह 75 अंश पे होती है। शिन, सो, हाइकी ये 3 हुए। और शिन किसको प्रदर्शित करता है? यह किसको प्रदर्शित करता है? स्वर्ग को। शिन जो होती है यह सीधे जाती है, ऊपर स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। और सो जो होती है वह बीच में जाती है, वह किसको प्रदर्शित करती है? मनुष्य को। और हाइकी जो होती है वह इस तरीके से इस नीचे की तरफ प्रदर्शित करती जाती है। तो ये क्या कहती है? किसको प्रदर्शित करता है? यह पृथ्वी को। तो शिन, सो, हाइकी यहाँ हम लिख दिए हैं। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। शिन स्वर्ग को 90 अंश पर, सो 45 अंश पर, सो जो होता है ये 45 अंश पर, और हाइकी जो होता है ये 75 अंश पर पृथ्वी पर प्रदर्शित करती है। और शिन में जो होता है 10 अंश का अंतर इधर उधर देखा जा सकता है। यही क्वेश्चन इसके पहले नेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये शिन जो होता है 10 अंश का अंतर इधर उधर देखा जा सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये इकेबाना। अब पढ़ेंगे हम लोग टोकोनामा। आप लोगों को जहाँ ना समझ में आ रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई। टोकोनामा क्या होता है? यह टोकोनामा ये क्या होता है? यह जापान में मंदिर को बोला जाता है। जापान में मंदिर को बोला जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि इकेबाना क्या होता है? जीवित फूल इसका अर्थ होता है। टोकोनामा क्या होता है? यह जापान में मंदिर को बोला जाता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पुष्प सज्जा कितने प्रकार की होती है। जो पुष्प सज्जा होती है वह कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। परंपरागत पुष्प सज्जा, विदेशी पुष्प सज्जा और आधुनिक पुष्प सज्जा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जापानी पुष्प सज्जा के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? रिक्का, सोका, नाजीरे और मोरिबाना। रिक्का, सोका, मोरिबाना और नाजीरे। रिक्का क्या होती है कि इसमें लंबी टहनी का यूज़ होता है और लंबे पात्र का यूज़ करते हैं। लंबी टहनी क्या होती है कि इन लोगों का मानना था कि जो लंबी टहनियाँ होंगी वह हमारी बात को ईश्वर तक आसानी से पहुंचा देंगी। ये इन लोगों का मानना है ऐसा। ये लोग मतलब वहाँ के लोग ऐसा सोचते हैं कि जितनी लंबी टहनी हम लगाएंगे उतनी वो क्या होगी, बातें जो होती हैं हमारी वह आसानी से हम ईश्वर तक पहुँचा पाएंगे। और सोका जब क्या होती है? छोटी पुष्प सज्जा होती है। इसमें यह टेबल पर सजावट इसकी की जाती है। इसमें छोटे प्लेट जो भी छोटे प्याले का यूज़ किया जाता है। छोटे पात्र का यूज़ करते हैं। और 15वीं शताब्दी इसे क्या कहते हैं? 15वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा के नाम से जाना जाता है। मोरिबाना में क्या होता है? चौड़े और उथले पात्रों का यूज़ किया जाता है मोरिबाना में। और उसके बाद नाजीरे क्या होती है कि यह रिक्का और सोका का मिला जुला रूप होता है। किसका? रिक्का की तरह। इसमें रिक्का की तरह लंबे फूल और लंबी टहनियाँ भी होती हैं। तो टोकोनामा क्या है? यह जापान में मंदिर को बोला जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या सिटू सज्जा। क्या देखेंगे? सिटू अभी सजावट के बारे में हम लोग और जानेंगे कि सजावट कई प्रकार की होती है, कौन कौन सा। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सजावट का महत्व क्या होता है, पुष्प सज्जा का महत्व क्या होता है। तो ये देखिए सिटू सज्जा। सिटू सज्जा का अर्थ क्या होता है कि जिसमें स्थान में परिवर्तन ना हो। स्थान, ये सिटू सज्जा क्या होता है? स्थान में
परिवर्तन न हो, मतलब कि जहाँ पर हमको सजावट करनी है वहीं पर हम लाएंगे, फ्लावर को वहीं पर सजाएंगे, वहीं पर पॉट बनाएंगे उसका और वहीं पर उसकी पात जिसमें सजावट करनी है वहीं पर करेंगे और वहीं पर जो फ्लावर होते हैं उसकी टहनी को हम लगाएंगे। तो सिट्टू सज्जा क्या होती है, स्थान में परिवर्तन नहीं करना है। ये नहीं कि अलग से हम फूलदान लेके आएँ और वहाँ पर लगा दें, ऐसा नहीं है। हम वहीं पर उसका पात्र बनाएंगे और वहीं पर उसकी सजावट करेंगे। तो ये क्या कहलाया, सिट्टू सज्जा के नाम से कहलाया जाना जाता है। और इसके बाद क्या देखेंगे कि सिट्टू सज्जा हो गई। अब हम देखेंगे, पहले इसके बारे में हमने देखा कि जापानी पुष्प सज्जा कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में जाना, कौन कौन सी, रिक्का, सोका, मोरिबाना, नाजीरे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये सिट्टू सज्जा क्या होती है कि स्थान में परिवर्तन ना हो। सिट्टू सज्जा भी, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है। अब हम देखेंगे कि आधुनिक सज्जा जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। आधुनिक पुष्प सज्जा अब देखेंगे कि आधुनिक पुष्प सज्जा कितने प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, रेखीय हो गया, और समूह, और तीसरा क्या हो गया, लघु और मिश्रित। क्या हो गया, रेखीय, समूह, लघु, मिश्रित। ये 4 प्रकार की आधुनिक पुष्प सज्जाएं हो गई। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।